गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोगों को फिर से पार्ट 5 बड़े भाई साहब पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हम लोग 2 भाग देख चुके हैं। आज हम लोग इसका तीसरा भाग देखेंगे। तो इससे पहले जो देखे थे उसमें ये था कि लेखक जो हैं कितना भी अपने भाई का डांट खाते हैं लेकिन फिर भी वो खेल से पीछे नहीं हटते हैं, फिर भी वो खेलने चल ही जाते हैं। टाइम टेबल भी सेट करते हैं लेकिन उस टाइम टेबल को भी अपने अनुसार अमल नहीं कर पाते हैं, अपने अनुसार नहीं ढाल पाते हैं, उसे फिर छोड़कर फिर से वो खेल में ही लग जाते हैं। तो आज देखते हैं कि लेखक आखिर उतने खेलने के बाद भी कैसे प्रथम आते हैं। तो आगे है, सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। पहले वो 3 साल के अंतर में थे लेकिन अब केवल दोनों में 2 साल का ही अंतर रह गया। यानी फिर से उसके बड़े भाई साहब जो थे वो फेल हो गए और वो प्रथम आए, यानी फर्स्ट रैंक पर आकर पास हुए खेलने के बाद भी। जी में आया भाई साहब को अड़े हाथों लूँ, मतलब जिस तरह वो मुझे सुनाते थे मैं भी उसे आज सुना दूँ। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हुआ। लेकिन वे इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। यानी उसे लगा कि नहीं, वो तो खुद ही दुखी है और उन पे अगर मैं कुछ उसके ऊपर कुछ सुनाते हैं तो ये मेरे लिए लज्जा की बात है। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्म अभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर ना रहा। आज़ादी से खेलकूद में शारीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूँगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। ज़बान से यह हैकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसा मेरा रंग ढंग ऐसा हो गया था कि भले ही मैं वो सब चीज़ नहीं बोल पाया लेकिन उन्हें एहसास हो गया, उनके भाई को एहसास हो गया कि ये पास हो गया है तो इसे घमंड हो गया है, अभिमान हो गया है। और उनका जो गुस्सा था, जो डांट फटकार था, वो सब खत्म हो चुका था। लेखक कहते हैं कि मेरे भाई साहब का जो आतंक था वो मुझ पर अब नहीं रहा। भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गिल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। मतलब फिर से वो डांटना शुरू किए। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मतलब उसके भाई कहते हैं देखता हूँ बहुत तुम्हें घमंड हो गया है पास होने का, इस बार फिर से पास होकर दिखा देना तो मैं तुम्हें मान जाऊँगा कि हाँ तुम्हारे पास दिमाग है। मगर भाई जान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। कहते हैं कि देखो, घमंड बड़े बड़ों का भी नहीं रहा। तुम्हारा क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूँ ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। मतलब जो कुछ भी पढ़ो उसे समझो भी। केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पढ़ाई का अर्थ नहीं होता। रावण भूमंडल का स्वामी था,
ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महिप उसे कर देते थे, मतलब संसार के जो भी लोग थे सभी उन्हें कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मतलब सभी लोग उनके गुलामी करते थे क्योंकि वो बहुत महान राजा था। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दिन दुनिया से गया। यहाँ कहते हैं कि रावण ने घमंड किया और अपना पूरा कुल को ही बर्बाद कर लिया, नाश कर लिया। तो अभी आप लोग रामायण भी देखे होंगे, उसमें देखे ही होंगे कि रावण का अंत किस प्रकार हुआ। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अनुमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गिल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर ना जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफ़ा चट सिर्फ भी ना मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुआ है, दर्जनों विलियम, करोड़ियों चार्ल्स दिमाग चलाकर खाने लगता है। आधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक नाम के पीछे दोयमा, तेईमा, चौहरमा, पंचमा लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। तो इस प्रकार कहते हैं कि जब इतिहास में पढ़ोगे, इतिहास को देखोगे तो तुम्हारा सर फिर जाएगा। अभी एक बार पास हो गए तो इतना अभिमान, इसलिए अभिमान मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब हमारे दर्जे यानी हमारे क्लास में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इतिहास कितना कड़ा है, कितना उसमें मेहनत करना पड़ता है। उसी प्रकार मैथ कितना हार्ड है, इसमें भी कितना मेहनत करना पड़ता है। इतिहास के लोग एक ही नाम पर 3-4 तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरह से करके अपना नाम रख लेते थे। उन लोगों को जैसे कि कोई नाम ही नहीं मिलता था। तो ये हम लोगों का आज का बड़े भाई साहब जो है, ये तीसरा भाग रहा। उसका एक और भाग है जो हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद। इसे
3 स्वनिर्मित प्रश्नोत्तर लिखें।